11 लेखा शास्त्र। मैं कल आप लोगों को जर्नल में लेखा करने का नियम बता दिया था, डेबिट क्रेडिट करने का नियम बताया। आज मैं आपको कुछ बता रहा हूँ, फिर जनरल बताऊंगा। लेखांकन प्रणाली। लेखांकन प्रणाली वैसे मूल रूप से दो होते हैं। पहला होता है भारतीय बही खाता पद्धति, दूसरा होता है अंग्रेजी पद्धति। ठीक है। लेखांकन प्रणाली में दो होते हैं। पहला होता है भारतीय बही खाता पद्धति, दूसरा होता है अंग्रेजी पद्धति। अंग्रेजी पद्धति में तीन होते हैं। रोकड़ प्रणाली, दूसरा इकहरा लेखा प्रविष्टि प्रणाली, और तीसरा दोहरा लेखा प्रणाली। ये तीन अंग्रेजी पद्धति में तीन प्रणाली है। रोकड़ प्रणाली, इकहरा लेखा प्रविष्टि प्रणाली और दोहरा लेखा प्रणाली। अब भारतीय बही खाता प्रणाली एक। कुल मिला के हम प्रणाली देखें तो 4 पद्धति बनते हैं। और चारों पद्धति में हम ये तीनों प्रणाली पढ़ेंगे। पहले भारतीय बही खाता पद्धति भी पढ़ाया जाता था, अभी कोर्स में नहीं है। आप लोग ये तीनों को पढ़ोगे कक्षा 11वीं में, 11th में ये तीनों प्रणाली पढ़ोगे। रोकड़ प्रणाली, इकहरा लेखा प्रविष्टि प्रणाली और दोहरा लेखा प्रणाली। मैं सबसे शुरू करता हूँ दोहरा लेखा प्रणाली। दोहरा लेखा प्रणाली क्या है? दोहरा लेखा प्रणाली एक ऐसे पद्धति है लेखांकन करने का कि जिसमें प्रत्येक सौदे, प्रत्येक व्यवहार, प्रत्येक लेन देन दो पक्षों को प्रभावित करता है। दो पक्षों को प्रभावित करता है। पहला माल का पाने वाले को, दूसरा माल के देने वाले को। ये दोनों पक्षों में प्रभावित करता है। प्रत्येक सौदा दोनों पक्षों को प्रभावित करता है। जो खरीदता है माल उसको भी, जो माल बेचता है उसको भी, दोनों को प्रभावित करता है। और दो पहलुओं पर होता है इसका लेखांकन। ठीक है। पहला डेबिट पक्ष, दूसरा क्रेडिट पक्ष। ये दो पहलू हैं, क्रेडिट पक्ष, डेबिट पक्ष। प्रत्येक सौदे, प्रत्येक पक्ष के दोनों पहलुओं पर लिखे जाते हैं। वही रकम दोनों पहलुओं पर लिखे जाते हैं। क्रेता यानी कि माल पाने वाले के, यदि पुस्तक में हम जनरल करते हैं तो जनरल करेंगे तो डेबिट और क्रेडिट दोनों करेंगे।
ठीक है। माल जो बेचने वाला है, माल जो देने वाला है, वो भी उसी व्यवहार का, उसी सौदे का लेखा करेगा अपने पुस्तक में, तो वो भी डेबिट और क्रेडिट दोनों पहलू पर करेगा। इसीलिए इसका नाम दोहरा लेखा प्रणाली है। एक ही सौदा एक ही साथ दोनों पक्षों में लिखा जाता है, क्रेता के पुस्तक में भी, विक्रेता के पुस्तक में भी, और दो रूपों में लिखा जाता है, डेबिट रूप और क्रेडिट रूप में। आया समझ? तो हम लोग अभी ये दोहरा लेखा प्रणाली से चालू कर रहा हूँ। जर्नल, पंजी प्रविष्टि, करीब करीब सभी विद्यालयों में यही चल रहा होगा अभी। दोहरा लेखा प्रणाली के अंतर्गत जनरल एंट्रीज, ठीक है, समझ आ गया। दोहरा लेखा प्रणाली में प्रत्येक व्यवहार, प्रत्येक सौदे दो पक्षों को प्रभावित करता है, माल का लेने वाला और माल का देने वाला, दोनों पक्षों को प्रभावित करता है एक साथ। और दोनों पक्ष एक साथ अपनी अपनी पुस्तक में लिखते हैं दो रूपों में, डेबिट रूप और क्रेडिट रूप में। और डेबिट और क्रेडिट का नियम मैंने आपको बताया है, उसी आधार पर ये चलेगा, ठीक है। बाकी ये भी पढ़ेंगे, ये भी पढ़ेंगे, बाद में पढ़ेंगे। अभी सबसे पहले दोहरा लेखा प्रणाली पढ़ेंगे, ठीक है। तो जनरल के कुछ सवाल अब मैं करता हूं। बीच बीच में जो भी आएगा उसका व्याख्या करते जाएंगे धीरे धीरे। जो पॉइंट नया आएगा उसका करेंगे। मैं नवबोध लेखा साथ रखे नवबोध पुस्तक का सवाल ले रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 3। आप लोग सब मिलान करना। क्वेश्चन नंबर 3 क्या नाम से है? हिमांशु की पुस्तकों में निम्नलिखित लेन देन। हिमांशु की पुस्तक, हिमांशु की पुस्तक, ये है उसका शुरू का, हिमांशु की पुस्तक, ठीक है। इसमें लिखा है हिमांशु की पुस्तकों में निम्नलिखित लेन देनों की रोज नामचा प्रविष्टि कीजिए। पहला, 2014 1 दिसंबर रोकड़ से व्यापार प्रारंभ किया 75,000। 7 दिसंबर नगद माल खरीदा 10,000। 9 दिसंबर स्वाति को माल बेचा 5,000। 12 दिसंबर फर्नीचर खरीदा 3,000। 18 दिसंबर स्वाति से पूर्ण भुगतान के रूप में प्राप्त हुए 4,000। 25 दिसंबर किराया चुकाया 1,000। 30 दिसंबर वेतन का भुगतान किया 1,500 रुपये। ये है आपका सवाल। आप लोग सब मिलान कर लेंगे। प्रश्न क्रमांक 3, हिमांशु की पुस्तक दैनिक पंजी, रोजनामचा या जनरल या नकल बही? जर्नल, जर्नल। तो हम हिमांशु की पुस्तक में बनाएंगे। हिमांशु की पुस्तक
पुस्तक में जर्नल के लिखे। ठीक है, तो जर्नल का फार्मूला है, प्रारूप है। कैसे? देखिए, दिनांक, विवरण, खाता पृष्ठ संख्या। ठीक है, डेबिट राशि, क्रेडिट राशि, ये है। हमें इस फार्मूला में बनाना है सवाल। ये प्रारूप है, जनरल का प्रारूप है। आप जब भी सवाल बनाएंगे पंजी प्रविष्टि का, जनरल का, ये इसी प्रारूप में आपको बनाना पड़ेगा। दिनांक, विवरण, खाता पृष्ठ संख्या, डेबिट राशि, क्रेडिट राशि। क्रेडिट को CR करते हैं, हाफ नाम, डेबिट को DR करते हैं। ठीक है, डेबिट को विकलन भी बोलते हैं, क्रेडिट को समाकलन भी बोलते हैं। डेबिट को नामे भी बोलते हैं, क्रेडिट को जमा भी बोलते हैं। ठीक है, समझ आ रहा है? आना चाहिए। देखिए, अब सवाल शुरू करता हूं। 2014, यहां दिनांक में लिखेंगे हम 2014। ठीक है, दिसंबर 1 दिसंबर, ऐसे ही। रोकड़ से व्यापार प्रारंभ किया। किसने किया? हिमांशु ने किया। हिमांशु ने रोकड़ से व्यापार प्रारंभ किया। तो रोकड़ कहाँ आई? व्यापार में आई, और आने वाला वस्तु डेबिट होता है। आने वाला वस्तु डेबिट होता है। तो हिमांशु ने अपने घर से व्यापार में ले गया रुपये। आया समझ? तो व्यापार में क्या आया? रोकड़ आया, इसलिए रोकड़ खाता डेबिट। रोकड़ खाता डेबिट। रुपये लाया। किसने लाया? हिमांशु ने लाया। हिमांशु मालिक है, हिमांशु व्यापारी है, हिमांशु व्यापार का स्वामी है, इसलिए हिमांशु का नाम नहीं लिखेंगे। उसके जगह हमें क्या नाम लिखेंगे? पूंजी खाता से, क्योंकि पूंजी खाता हिमांशु का प्रतिनिधित्व कर रहा है। पूंजी खाता हिमांशु का प्रतिनिधित्व कर रहा है, इसलिए यहां लिखेंगे पूंजी खाता से। क्रेडिट को से लिखते हैं, क्रेडिट को से लिखते हैं। अंग्रेजी में टू लिखते हैं। अंग्रेजी में क्या लिखते हैं? टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है, हिंदी में डेबिट लिखते हैं ऊपर में यहाँ, लेकिन पूंजी खाता से, इसका मतलब पूंजी खाता क्रेडिट। पूंजी खाता क्रेडिट कितने रुपये का? 75,000 का। ये डेबिट के सामने यहाँ लिखेंगे 75,000 से, माने क्रेडिट कॉलम में लिखेंगे 75,000। देखिए, प्रत्येक सौदा 2 रूपों में लिखा जाता है। अभी हम व्यापारी जो स्वयं है हिमांशु, उसके पुस्तक में लिख रहे हैं, तो दोनों पक्ष में आ रहा है, डेबिट में भी और क्रेडिट में। ये दोहरा लेखा प्रणाली का प्रभाव है। अब यहाँ हमको संक्षिप्तीकरण लिखना पड़ेगा। नगद से व्यापार शुरू किया।
ये संक्षिप्तीकरण है। ठीक है, आया समझ। दूसरा, 7 दिसंबर नगद माल खरीदा 10,000। 7 दिसंबर नगद माल खरीदा। व्यापार में क्या आया? माल आया। व्यापार में क्या आया? माल आया। तो हम माल के जगह में क्रय भी लिख सकते हैं, क्योंकि माल खरीदा गया है। माल खरीदा गया है, इसलिए क्रय खाता लिखेंगे। ठीक है, माल भी लिख सकते हैं, लेकिन उसे क्रय खाता कह सकते हैं। माल कोष्टक में क्रय खाता डेबिट। क्रय खाता डेबिट। व्यापार में माल आया ना भाई, तो आने वाला वस्तु डेबिट। अब वास्तविक खाता है। माल क्या है? वास्तविक खाता है। जो वस्तु व्यापार में आए डेबिट, और जो वस्तु व्यापार से गए क्रेडिट। तो माल आ रहा है व्यापार में, इसलिए माल खाता डेबिट, क्रय खाता डेबिट। क्या गया? नगद। नगद खरीदा है। क्या गया आपसे? हिमांशु से क्या गया? रोकड़ गया बाहर। क्या गया? रोकड़। और रोकड़ वास्तविक खाता है, इसलिए जो भी वस्तु व्यापार से बाहर जाए उसका खाता क्रेडिट होता है, इसीलिए रोकड़ खाता क्रेडिट होगा। रोकड़ खाता से, रोकड़ खाता से कितने रुपए का? 10,000 रुपये का। यहाँ डेबिट में लिखेंगे 10,000, यहाँ क्रेडिट में भी लिखेंगे 10,000। देखना है, डेबिट है इसी के सीध में लिखेंगे, डेबिट कॉलम में, और से माने क्रेडिट होता है, ये जिस सीध में है वहां लिखेंगे। ठीक है, इसका संक्षिप्तीकरण जो व्यवहार है उसी को लिखेंगे। नगद माल खरीदा। नगद माल खरीदा। आ रहा है समझ? आना चाहिए। अगला है 9 दिसंबर स्वाति को माल बेचा। 9 दिसंबर, 9 दिसंबर स्वाति को माल बेचा। यहाँ पर दो खाते प्रभावित हो रहे हैं, एक व्यक्तिगत खाता, दूसरा वस्तुगत खाता। स्वाति को माल बेचा, मैं कल यहाँ लिख के आप लोगों को बताया था सौदे की पहचान, कि सौदे उधारी है या नगद है। बताया था कि जिस सौदे में किसी व्यक्ति का नाम हो और नगद नहीं लिखा है तो वह व्यवहार उधारी है। वह व्यवहार उधारी है। और जिस सौदे में किसी का भी नाम ना लिखा हो तो वह व्यवहार नगदी है। ठीक है, यहाँ पर स्वाति को माल बेचा, लेकिन नगद शब्द नहीं है, इसलिए यह सौदा क्या है? उधारी है। जब उधारी में माल बेचे तो माल किसने पाया? स्वाति व्यक्तिगत खाता है। माल किसने पाया? हिमांशु ने माल बेचा, स्वाति को उधारी में बेचा, तो हिमांशु को कुछ रुपये नहीं मिला, लेकिन हिमांशु से माल गया तो किसने पाया? स्वाति ने पाया। किसने पाया? स्वाति ने पाया। तो व्यक्तिगत खाते का नियम क्या है? पाने वाला व्यक्ति डेबिट। तो माल कौन पा रहा है? स्वाति, इसलिए स्वाति डेबिट होगा। स्वाति डेबिट। मैं आपको बोला था व्यक्ति के सामने खाता नहीं लिखते। स्वाति डेबिट। विक्रय खाता से माल गया, बेचा, तो उसको, उस माल को हम यहाँ पर विक्रय लिखेंगे, जो माल बिक्री हो रहा है। विक्रय खाता से माल वस्तु है और व्यापार से बाहर जा रहा है, इसलिए व्यापार से बाहर जाने वाला वस्तु का खाता क्रेडिट होता है, इसलिए माल खाता से या विक्रय खाता से। विक्रय खाता से कितने रुपये का? 5,000 रुपये का।
ये डेबिट के सामने 5,000, ये यहाँ पर 5,000। यहाँ लिखेंगे उधार माल बेचा। ठीक है। उधार माल बेचा 5,000। फिर 12 दिसंबर फर्नीचर खरीदा 3,000। 12 दिसंबर फर्नीचर खरीदा, ये व्यवहार नगद है। ये व्यवहार क्या है? नगद है, किसी का नाम नहीं है। हिमांशु ने फर्नीचर खरीदा और रोकड़ दिया, तो दोनों वस्तुगत खाता है। फर्नीचर संपत्ति है, फर्नीचर क्या है? संपत्ति है, इसलिए क्रय खाता डेबिट नहीं कर सकते। फर्नीचर संपत्ति है, वस्तु ही है, लेकिन संपत्ति है व्यापार की। तो जो संपत्ति बिकती है, जो संपत्ति खरीदी जाती है, उसके नाम से डेबिट या क्रेडिट होती है, लेकिन है वास्तविक खाता। तो फर्नीचर व्यापार में आ रहा है, इसलिए व्यापार में आने वाला वस्तु डेबिट होता है। तो फर्नीचर आ रहा है, फर्नीचर का नाम लिखेंगे यहाँ, संपत्ति है। फर्नीचर खाता डेबिट। क्या गया? फर्नीचर खरीदा तो क्या गया? रोकड़ गया बाहर, वो भी वस्तुगत खाता है। रोकड़ बाहर गया, रोकड़ दिया हिमांशु ने, इसलिए रोकड़ खाता से जाने वाला वस्तु का खाता क्रेडिट। यहां लिखेंगे रोकड़ खाता से। ₹3,000। फर्नीचर खरीदा, हो गया। इसके बाद है 18 दिसंबर। यहाँ जगह नहीं है, इधर करते हैं। 18 दिसंबर ये पेन यार कैसे नहीं चलाता, ये ढीला हो, वो लगे तो काला पेन का। देख तो नया पेन है, उस दिन को लाया था। अठारह दिसंबर स्वाति से पूर्ण भुगतान के रूप में प्राप्त हुए। 18 दिसंबर क्या मिला? स्वाति से रोकड़ मिला। पूर्ण भुगतान में बोला, इसका मतलब मैंने अभी आप लोगों को कुछ चीज़ नहीं बताया हूँ। मैं बोला था कि जब जब जरूरत पड़ेगा तब तक बताऊंगा। फिट हो गया? ठीक है। तो व्यापार में बट्टा होता है, दो ठो बट्टा होता है। बट्टा दो ठो बट्टा होता है, एक व्यापारिक बट्टा, एक नगद बट्टा। एक व्यापारिक बट्टा और दूसरा नगद बट्टा। व्यापारिक बट्टा किसे कहते हैं? जब विक्रेता व्यापारी अपने माल को अधिकाधिक बेचने के उद्देश्य से
माल के छपे मूल्य पर या बीजक मूल्य पर कुछ प्रतिशत छूट क्रेता को देता है, उसी को कहते हैं व्यापारिक बट्टा। व्यापारिक बट्टे का लेखा नहीं होता, व्यापारिक बट्टे का लेखा नहीं होता। दूसरा होता है नगद बट्टा। नगद बट्टा किसे कहते हैं? नगद बट्टा उसे कहते हैं जब विक्रेता व्यापारी क्रेता व्यापारी को तत्काल माल का मूल्य क्रेता विक्रेता को दे दे, इसलिए विक्रेता व्यापारी जो रुपये लेता है, जो उसको जितने माल वास्तव में बेचा है उसका जितना कीमत होता है उसमें कुछ परसेंट छूट दे देता है, उसको कहते हैं नगद बट्टा। जल्द से जल्द या तत्काल नकदी में पैसा दे, इस नाते उसको कुछ छूट प्रदान करता है, उसे कहते हैं नगद बट्टा। और नगद बट्टा का लेखा होता है, और नगद बट्टा विक्रेता व्यापारी के लिए हानि होती है जबकि क्रेता व्यापारी के लिए लाभ होता है। आया समझ? नगद बट्टा तुरंत पैसा प्राप्त करने के लिए, जो माल विक्रेता बेच रहा है उसका तुरंत उसे रुपये मिले, इसलिए उस कीमत पर कुछ छूट देता है, उसे नगद बट्टा कहते हैं। नगद बट्टा विक्रेता व्यापारी के लिए हानि, क्रेता व्यापारी के लिए लाभ होता है। यहाँ पर हिमांशु स्वाति को 5,000 रुपये का माल बेचा था। कितने का माल बेचा था ये देख लो, स्वाति डेबिट लिखे हैं हम लोग, कहीं पर लिखे हैं स्वाति डेबिट 5,000। स्वाति को 5,000 का माल बेचा था, लेकिन स्वाति पूर्ण हिसाब में कितना पैसा दिया? 4,000 दिया। तो कितना पैसा नहीं दिया? 1,000। वो नगद बट्टा है, उसको हिमांशु ने स्वाति को कुछ नगद बट्टा दिया 1,000 रुपये का। तो हिमांशु के लिए जो नगद बट्टा है वो हानि है, और हानि का लेखा डेबिट होता है। तो यहाँ लिखेंगे स्वाति से क्या मिला? रोकड़ मिला। रोकड़ खाता डेबिट, और बट्टा खाता भी डेबिट होगा। बट्टा खाता डेबिट कहाँ से मिला पैसे? स्वाति से। स्वाति से बोला हूं, स्वाति के सामने खाता नहीं लिखा जाएगा क्योंकि वो व्यक्ति है। तो 4,000 रुपये तो पाया हिमांशु स्वाति से 4,000, और 1,000 बट्टे के रूप में पाया, जो कि विक्रेता व्यापारी के लिए हानि है, और स्वाति से 5,000 का हिसाब लिया। स्वाति से नगद प्राप्त, ये ऐसे होगा, ठीक है। फिर है 25 दिसंबर। 25 दिसंबर मिनट कितना? किराया चुकाया 1,000। किराया चुकाया 1,000। किराया नाम मात्र का खाता है, और व्यय हो रहा है। किराए के नाम से क्या हो रहा है? खर्चा हो रहा है, व्यय हो रहा है। तो नाम मात्र खाते का नियम है समस्त व्यय एवं हानि का खाता डेबिट, इसलिए किराया खाता डेबिट होगा। किराया खाता डेबिट। क्या गया? क्या किराया के रूप में व्यापार से क्या गया? रोकड़ गया। तो व्यापार से जाने वाला वस्तु क्रेडिट होता है, इसलिए रोकड़ खाता से। रोकड़ खाता से कितना पैसे दिया? 1,000 रुपये। किराए के रूप में कितना दिया? 1,000। यहां लिख देंगे किराया दिया। अगला 30 दिसंबर को वेतन का भुगतान किया। 30 दिसंबर। वेतन भी नाम मात्र का खाता है, और वेतन ये दे रहा है माने खर्चा हो रहा है, व्यय हो रहा है, इसलिए वेतन खाता डेबिट होगा। वेतन खाता डेबिट। क्या गया वेतन के रूप में? रोकड़ गया, व्यापार से बाहर गया, तो जाने वाला वस्तु क्रेडिट। रोकड़ खाता से
1500। इस तरह से आपका ये सवाल पूरा होता है। अब जनरल का टोटल करेंगे, जनरल का क्या कर देंगे, योग करेंगे, योग। तो ये आता है 1,05,000 रुपये। हम यहाँ से जोड़ेंगे, यहाँ से जोड़ते जाएंगे, यहाँ तक होता है 1,05,000। 75, 10, 85, 5, 90, 3, 93, 4, 97, 98, 99, 100, 1,05,000। दोनों पक्षों में वही होगा। ये आपका सवाल बन गया, समझ आया होगा। आप लोग बार बार देखिएगा, समझ में आएगा तो फिर से मैं बोला हूँ वो आपको पता चलेगा। यदि आपको मेरा पढ़ाना पसंद आ रहा हो तो मेरे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और कोई भी समस्या, कोई भी प्रश्न का हो तो आप कमेंट में लिख दीजिए। नवबोध या प्रबोध की पुस्तक का फलाना चैप्टर का इतना प्रश्न, इतना क्रमांक प्रश्न करके आप लिखिएगा, फिर मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आप इसको ध्यान रखिए, कल फिर बताता हूँ, इसको आगे बढ़ेंगे, पूरा इसको बनाना है। ठीक है भाई, ठीक।